स्वागत है आप सभी का हिंदी के नए अभ्यास प्रश्न में। आज हम 5 नंबर का अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं ये जो परीक्षा है एसआई की ये 14-15 मार्च 2026 को होनी है। तो ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, जो भी समय है वो रिवीजन का समय है। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। और देखिए, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसको। तो आज का पहला प्रश्न हमारा बनता है कि ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ओष्ठे, तालव्य, दंते, कंठे। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको 9 के 9 उच्चारण स्थान बताए थे विद फॉर्मूला के, और उसकी ट्रिक भी बताई थी याद करने की। तो यहाँ पर सिर्फ इतना देखेंगे कि ला और सा का उच्चारण स्थान जो होता है वो दंते से होता है। ठीक। देखिए, याद किस तरह से करेंगे, तो ला और सा से अगर देखें तो इन दोनों वर्णों से फिर शब्द बनता है लस्सी। अब एक लस्सी बनाई तो लस्सी ज्यादा ठंडी हो गई। लस्सी कैसी हो गई? ज्यादा ठंडी हो गई। तो ज्यादा ठंडी चीज या ज्यादा गर्म चीज कहाँ लगती है? फिर वह दांतों पर लगती है। ठीक। तो इस तरह से भी याद कर लेंगे, ला और सा का जो उच्चारण स्थान है वो दांतों से होता है, जिस कारण वह दंते वर्ग में आते हैं। कल मैंने 9 फार्मूलों में आपको जो दंते वाला फार्मूला बताया था वो बताया था, देखिए इस तरह से, लिर तू ला सा। तो लिर तू ला सा नाम वाले किस में रखे हमने? दंते वर्ग में रखे थे। दंते वर्ग में। ये संस्कृत में आता है, तो ये किस में आ जाएगा? दंते वर्ग में। और ता पर ऊ की मात्रा का मतलब यहाँ पर है ता वर्ग। और ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तो आप जानते हैं त, थ, द, भ और न। ये सभी दंते वर्ग में है। और ल और सा यहाँ पर हमने देख ही लिया। ठीक। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है गा प्लस आ से, जा प्लस वहां से, का प्लस गा से, गा प्लस ना से। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं एक ऑप्शन और रख दूं और वो ऑप्शन हो जा प्लस हुआ, तब इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर करने के लिए हम पहले प्रश्न को सही से देखेंगे। अगर यहाँ पर जो ज्ञा पूछा है ये बिना हलंत वाला है तो लास्ट वाला बिना हलंत का आएगा। अगर ये मान लो हलंत वाला होता इस तरह से, तब इसका आंसर कुछ और आता, यानी ये वाला आता। तो ये भी छोटी छोटी चीज हमें देखनी है। जो हमारे 4 संयुक्त व्यंजन है ना, एक है छा, तिरा, सिरा और ज्ञा। तो अगर देखिए इस तरह से पूछता है तो हम ये देखेंगे इसके नीचे जब हलंत नहीं है तब ये का प्लस सा, तो बाद वाले के नीचे हम हलंत नहीं लगाएंगे। और इस वाले में जो ये बनता है ता प्लस रा से बनता है, तो बाद वाले के नीचे नहीं लगाएंगे। और सिरा में अगर देखें तो ये वाला शाह तालुसा यानी और जमा रा से मिलकर बनता है। और या जो बनता है ये जा प्लस उआ। तो लास्ट वाले में हमने किसी के नीचे भी हलंत नहीं लगाया, क्योंकि जो हमने ऊपर पूछे हैं उनके नीचे भी हल नहीं है। और अगर यही इस तरह से होता कि छा, सिरा, सिरा और गया, और इनके नीचे इस तरह से हलंत देकर अगर पूछता ये, तब हमें क्या करना होगा? तब हमें ये सावधानी पूर्वक देखना होगा कि दोनों के नीचे ही इस तरह से हलंत लगे होने चाहिए। इस तरह से ये बहुत छोटी सी गलती हो जाती है जो हमारे क्वेश्चन को गलत कर देती है। ठीक। अब यहाँ पर हमने ये क्या देखा कि इसके नीचे हलंत नहीं है, और ऑप्शन में एक के नीचे बिना हलंत का, एक के नीचे हलंत वाला है, तब हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी वाला लगाएंगे, जो ज्ञा बनता है जा प्लस वहां से बनता है। और इसका जो जा और वहाँ है, इसके बनाने के लिए इसके नीचे हल लगाना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा या रूपक अलंकार? तो देखिए, बीती विभावरी जाग रही, ये जो कविता है ये है लहर कविता। और किसकी ये लहर? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की, वहां से उठाए गए हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कविता है। ठीक। अगर इसका हम अर्थ पर बात करें तो देखिए, बीती विभावरी जागरी यानी बीती विभावरी, विभावरी यानी रात, रात बीत गई है, अब सुबह हो रही है। अब सुबह होते हुए अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। जो अंबर
अंबर का अर्थ है यहाँ पर आकाश, और पनघट जहाँ पर पानी भरने के लिए महिलाएं जाती हैं, वो पनघट या कुआं भी हो सकता है ये, ठीक। तो वह घाट जहाँ से पानी भरा जाता है। तो जो अंबर है वो कैसा पनघट रूपी अंबर है, डुबो रही तारा घट, और जो घट यानी घड़ा रूपी तारे हैं, और ऊषा नागरी, ऊषा यहाँ सुबह से अर्थ है, और नागरी नगर की स्त्री या चालाक औरत से अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि जब उपमेय और उपमान में बिल्कुल भी आरोप मतलब भेद रहित आरोप होता है, यानी बिल्कुल एक ही मान लिया जाता है उसे, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए, आकाश को पनघट मान लिया गया है बिल्कुल ही, और जो तारे हैं उन्हें घड़ा मान लिया गया है, और जो सुबह है उसे एक स्त्री मान लिया गया है। यानी इसका अर्थ ये है कि एक सुबह जो है वो औरत की भांति कहाँ पर जा रही है, पनघट यानी आकाश में जा रही है, और जो तारे हैं वो उसके घड़े हैं और वो उसमें डूब रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, देखिए, जैसे ये एक कुआं है, कुएं में यहाँ पर पानी है। अब यहाँ से देखिए, एक महिला इस तरह से रस्सी से बाल्टी डालती है। अब ये बाल्टी जैसे जैसे देखिए यहाँ कम पानी में होगी तो दिखाई देगी, और जैसी जैसे ये गहराई में जाएगी तो दिखना बंद होती चली जाएगी, सही है। और यहाँ पर है ये महिला एक, जो इस रस्सी के द्वारा डाल रही है। अब ये जो महिला है, इसको ऊषा और नागरी, यानी नगर की स्त्री और ऊषा, तो जो सुबह है उसे कैसा मान लिया, स्त्री के रूप में मान लिया गया है। और जो घट है यानी घड़ा, वो किसके रूप में मान लिए, तारा रूपी मान लिए। और जो कुआं है, ये क्या है, ये अंबर है, अंबर। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, देखिए, अंबर, पनघट, और जो तारा है वो घट यानी घड़ा, और जो ऊषा है यानी सुबह, वो नागरी, नागरी, सही है, स्त्री। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि जो सुबह है, वो सुबह कैसा एक स्त्री है, और वो अपने घड़े को लेकर गई है यानी तारे को लेकर गई है, और जो अंबर है वो पनघट रूपी उसमें डुबो रही है। अभी भी अगर इसका अर्थ आपको समझ में नहीं आया तो अपने आप को उस तरह से रिलेट करो, जैसे गर्मियों के दिनों में हम बाहर खुले आसमान में सो रहे हैं, सही है। तो जैसे ही सुबह हमारी जब आंख खुल जाती है तो हम तारों को देखते हैं, तो वो कम चमकीले होते हैं रात की अपेक्षा। तो हम सोचते हैं कि रात में तो ये अधिक चमकीले थे, अब कम चमकीले हैं, इतना ही हम सोचते हैं। तो उसमें से कुछ तारे जो होते हैं वो दिखना बंद हो जाते हैं। फिर हम बहुत से ऐसे तारों को ध्यान से देखते हैं और वो भी धीरे 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 क्या होता है, दिखना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी यही लिख रहे हैं कि जो सुबह है ये एक स्त्री है, और ये जो तारे हैं ये घड़े हैं, और आकाश जो है ये पनघट है, कुआं है। तो यहाँ पर ये जो तारे हैं ये कुएं में इस तरह डूब रहे हैं, जैसे पानी जो है वो घड़ा जो है पानी में धीरे धीरे डूबता है और दिखना बंद हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर पनघट रूपी अंबर मान लिया गया, और जो घट रूपी तारे मान लिए गए, और जो नागरी रूपी उषा यानी सुबह मान ली गई है। तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। अगर यहाँ पर रूपक अलंकार ना होगा तो एक दूसरा अलंकार भी यहाँ पर होता है इन्हीं पंक्तियों में, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार वहां पर होता है जहां पर प्रकृति चीजों को ऐसा काम करते हुए दिखाया जाता है जैसे मानव के द्वारा काम किए जाते हैं। तो देखिए, मानव के द्वारा ही तो ये काम होता है कि वह कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है और अपने घड़े को पानी में डुबोती है। तो यहाँ पर ये काम, स्त्री का काम सुबह के द्वारा दिखाया जा रहा है कि वो सुबह क्या है, अपने घड़े को यानी तारों को लेकर जाती है और पनघट यानी अंबर में डुबो रही है। तो यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार भी है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने यानी स्वीकृति का प्रस्ताव था। तो ये था 14 सितंबर 1949, सभी को मालूम होगा, रिवीजन के तौर पर हमने ये प्रश्न रखा है। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कमाई, लड़ाई, पढ़ाई या भलाई। देखिए, जो भाववाचक संज्ञाएं हैं 5 प्रकार से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञाएं
5 प्रकार से बनाई जा सकती है। ये पूछता भी है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, तो याद रखेंगे 5 प्रकार से बनाई जा सकती हैं। देखिए, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जातिवाचक से, जातिवाचक से कैसे? जैसे मानव, मानव शब्द कैसा? तो जातिवाचक संज्ञा मानव, तो इससे बन जाएगी मानवता। तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी मानवता। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए सर्वनाम से। सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। किस तरह से? जैसे अपना है, अपना क्या है? सर्वनाम है, तो इससे बन जाएगा अपनत्व। इसके बाद विशेषण से, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। किस प्रकार से? जैसे भला है, तो भला क्या है? विशेषण है, यहाँ पर बन जाएगा भला से भलाई। मीठा विशेषण है, इससे बन जाएगा मिठास। इसके बाद देखिए क्रिया से, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें थकना, तो थकना से बन जाएगा थकावट, भाववाचक बन जाएगी। ठीक। इसके बाद अव्यय, अव्यय से, अव्यय से कैसे? तो जैसे अव्यय शब्द है वह वाह, तो वाह वाह से बन जाएगा वह वाही, वह वाही। ठीक। अव्यय शब्द है जैसे परस्पर, तो इससे बन जाएगा पारस्पर्य, पारस्पर्य। तो यहाँ पर देखें, तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, हमें नहीं बताना है। तो कमाई किससे बना? कमाने से बना है कमाई, तो कमाना क्या है? क्रिया है। लड़ाई, लड़ना से बना है, तो लड़ना से बना है, तो किससे बनी है? क्रिया से बनी है। पढ़ाई, पढ़ाई किससे बनी है? पढ़ना से बना, तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। भलाई, भलाई भला से बना, और भला क्या है? विशेषण है, तो यही हमारा ना होगा ऑप्शन डी। यहाँ क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं पूछा है, तो हमारा जो भलाई है ये किससे बना? विशेषण से बनी है, यही नहीं होगा ऑप्शन हमारा। ठीक। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? लोकभाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा? तो देखिए, जो दर्जा दिया गया है हिंदी को, वो राजभाषा के रूप में दिया गया है। राजभाषा का मतलब होता है राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा, मतलब जिसमें प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, उसे कहते हैं हम राजभाषा। कब दिया गया है ये दर्जा? 14 सितंबर 1949 को। यही कारण है दोस्तों, जो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि, ब्राह्मी, गुरुमुखी, स्वराष्टी। तो हिंदी भाषा है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि की बात करें तो ये एक वैज्ञानिक लिपि है, वैज्ञानिक लिपि है। वैज्ञानिक लिपि का मतलब ये है कि इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, और जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। और ये अक्षरात्मक लिपि है, यानी पहले वर्णों से हम अक्षर बनाते हैं, अक्षरात्मक लिपि है। अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है उस उसके उसको, ये उसको होना चाहिए, उसको कहते हैं। ठीक। तो जो क्रिया अभी हो रही है उसको कहते हैं संदिग्ध भूत, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। तो अभी हो रही है तो भूतकाल से तो इसका मतलब है नहीं। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण और संदिग्ध में अगर हम देखें तो सामान्य वर्तमान में वह क्रिया होती है, मतलब जिसके अंत में ता है, ती है, तो होते हैं और रोजमर्रा की चीजें होती हैं, और ये कह रहा है कि अभी हो रही है वो, तो ये हो जाएगी अपूर्ण वर्तमान में। ठीक। यानी क्रिया चल रही है, जैसे रोहन खाना खा रहा है, इस तरह से। और अपूर्ण वर्तमान की अगर बात करें तो इसको तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं इसको। ठीक। और संदिग्ध वर्तमान में वो हो जाएगा जिसमें संदेह हो, जैसे इसमें रहा होगा, रही होगी वाले वाक्य आएंगे, जैसे चपरासी पहरा दे रहा होगा। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे राजीव सेब खा रहा है, राजीव सेब
खा रहा है। और संदिग्ध वर्तमान में कौन से हो जाएंगे? जैसे रहा होगा, जैसे चपरासी पहरा दे रहा होगा, इस तरह के वाक्य जो होते हैं संदिग्ध वर्तमान में। तो यहाँ पर पूछा अभी हो रही है, तो जैसे राजीव सेब खा रहा है तो वह अभी काम कर रहा है। इस कार्य का सही आंसर अपूर्ण वर्तमान, और अपूर्ण वर्तमान को तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया था? 14 सितंबर को मनाया था, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। इस कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण का देखिए, विशेषण होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वो क्रिया विशेषण वे शब्द होंगे जो क्रिया की विशेषता बताएंगे। तो मीठा, तेज, बुद्धिमान या पहला। तो इसमें क्रिया विशेषण शब्द है तेज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो वह बहुत तेज दौड़ता। तो दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर तेज जो है क्रिया विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द है पठार, आदित्य पहाड़, उपत्यका। पठार वह भूमि से ऊपर उठा हुआ वह भाग होता है, जैसे जो टेबल नुमा, यानी सामान्य भूमि से ये ऊपर उठा हुआ होगा और ऊपर जो होगा कि टेबल नुमा होगा, इस तरह से ये पठार होता है। पहाड़ जिसकी चोटी होती है, इस तरह से वो पहाड़ होते हैं। यहाँ पर पूछा पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए, तो आदित्य का और उपत्य का, इन शब्दों में बड़ी कंफ्यूजन होती है दोस्तों। और बात करें, ये दोनों जो है ना आपस में विलोम, आपस में विलोम शब्द हैं। यानी एक है पर्वत के ऊपर की भूमि, एक है पर्वत के तलहटी की भूमि। तो देखिए, इसमें पूछा है ऊपर की भूमि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्य का। लेकिन हमें ये एग्जाम तक लेकर जाना है, तो किस तरह से याद करें? तो देखिए, उपत्यका का पहले अर्थ समझ लें। पर्वत के, पर्वत के नीचे, पर्वत के नीचे, ये हो जाएगा पर्वत के नीचे तलहटी, तलहटी की भूमि। अब याद कैसे करेंगे कि उपत्यका नीचे वाली है और आदित्य का ऊपर वाली है? किस तरह से याद करेंगे? तो देखिए, उपसर्ग होता है, एक है अधि, एक है उप। अधि का अर्थ होता है दोस्तों अधिक, क्या बन रहा है ये, अधिक या ऊपर या श्रेष्ठ। और उप का क्या अर्थ होता? तो उप का अर्थ होता है देखिए सहायक या छोटा। तो इसका अर्थ समीप भी होता है। कहो अभी भी समझ नहीं आ रहा, कैसे याद रखें? तो देखिए, उप, उप से उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप से उप निरीक्षक। अब आप ये चीज बताएं मुझको कि जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में कौन छोटा होता है, यानी नीचे कौन होता है? तो आप कहेंगे उप वाला नीचे होता है। निरीक्षक और उप निरीक्षक में नीचे कौन होता है? तो आप कहेंगे उप वाला नीचे होता है। तो यहाँ पर उप वाला नीचे होगा, अधि वाला ऊपर होगा। यानी उप निरीक्षक एसआई जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, और इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर बड़े होते हैं, और सब यानी उप निरीक्षक जो होते हैं वो छोटे नीचे होते हैं उनके इंस्पेक्टर के नीचे। तो उप वाला नीचे से याद रखेंगे और अधि वाला ऊपर से याद रखेंगे। पद्मावत किसकी रचना है? कबीर, जायसी, सूरदास या तुलसीदास की? तो पद्मावत की बात करें तो ये मलिक मोहम्मद जायसी, ये इनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का ये महाकाव्य है पद्मावत, महाकाव्य है किसका? मलिक मोहम्मद जायसी का। इनकी अन्य रचनाएं जो पेपर में आने की संभावना है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे कौन कौन सी हैं।
तो आखिरी कलाम स्टार लगा लेंगे इस पर, तो आखिरी कलाम 3 स्टार लगाएंगे। इसके बाद अखरावट और कन्हावत इम्पोर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जायसी का जो महाकाव्य है वो है पद्मावत, यानी पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अन्य रचनाओं में बात करें तो आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी का, अखरावट भी मलिक मोहम्मद जायसी और कन्हावत। तो आखिरी कलाम अखरावट, कन्हावत, मलिक मोहम्मद जायसी। गुनाहों का देवता के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, कमलेश्वर या धर्मवीर भारती। तो गुनाहों का देवता ये है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की बात करें तो देखिए उपन्यास, इनका ये उपन्यास है गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। बोलो 5 स्टार लगा दो इस पर। सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कहानी भी पूछता है, इनकी कहानी। तो कहानी में याद रखेंगे सूरज का 7वां घोड़ा, और गुल की बन्नो। ये दो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरज का 7वां घोड़ा और गुल की बन्नो। नाटक, नाटक में इनका आता है अंधा युग, जो अंधा युग बिल्कुल अंधाधुंध पेपर में आता, बहुत ही पूछा जाता। अंधा युग किसका नाटक है? धर्मवीर भारती का। और निबंध, निबंध की अगर बात करें इनका तो निबंध है ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय। तो ये ठेले पर जो हिमालय है इस पर तो हम 6 स्टार लगाएंगे, डबल 3 स्टार। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठेले पर हिमालय निबंध किसका? धर्मवीर भारती का। तो ये धर्मवीर भारती की कुछ रचनाएं हैं। उपन्यास है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी कहानी है? धर्मवीर भारती। गुल की बन्नो किसकी है? धर्मवीर भारती। नाटक है अंधा युग, किसकी? धर्मवीर भारती का। निबंध ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला प्रश्न, रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आम, नींबू, जामुन, इमली। तो रसाल का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर आम। आम के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए अम्ब इसको कहा जाता है, अम्ब। इसके बाद आम्र, आम का है अमृत फल, अमृत फल। अच्छा, जब ये अमृत फल है तो मुझे ये बताएं ये फलों में कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा, तो इसको फल श्रेष्ठ भी कहते हैं, इसको फल श्रेष्ठ भी कहेंगे। और इसको पिक बंधु, पिक बंधु, पिक बंधु का मतलब है यहाँ पर देखिए पिक माने होती है कोयल, तो कोयल के लिए प्यारा हो तो वो क्या होगा? आम। इसको दोस्तों सहकार कहते हैं, सहकार। सहकार का मुख्यतः मतलब होता है साथ में काम करने वाला। तो देखिए आम की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि इसकी एक पेड़ की टहनी दूसरे पेड़ से जब बांधती जाती है तो दोनों अगर अलग अलग गुणों के हैं तो वह एक साथ रहकर काम करते हैं, और एक ही पेड़ पर दो तरह के आपको आम देखने को मिलेंगे। ये जो देखिए लखनऊ के पास मलिहाबाद है ना, तो वहां पर बहुत दूर दूर से आम लेने के लिए आते हैं, और वहाँ बाग है, कंपटीशन हो रहा। तो वहां पर एक आदमी ने, अभी पीछे न्यूज में आया था, एक पेड़ से 10 ये तरह के आम उगाए थे, तो उन्हें इनाम भी मिला था। कैसे? तो वो क्या, एक पेड़ की टहनी से दूसरी पेड़ की टहनी बांध ली जाती है, तो इसके भी गुण और इसके भी गुण एक ही पेड़ में आ जाते हैं, तो साथ में रहकर काम करने वाला, इस कारण इसको सहकार भी कहा गया है। और देखिए इसको मन मथालय, मन मथालय। अगर इसका हम देखिए संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद अलग अलग करना होता है संधि विच्छेद, और संधि करना मतलब जोड़ना। तो मन मत, मन को मथने वाला किसको कहा गया है? तो आप कहेंगे कामदेव को कहा गया है, कामदेव को। और आल्य का मतलब होता है घर, तो कामदेव का घर, इसको कामदेव का घर कहा गया है आम को, आम के पेड़ को। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें से कुछ सुगंध आती है बहुत अच्छी,
जब सुगंध आती है, जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, तो इसकी छाव में बैठना पसंद करते हैं। जिस कारण प्रेमी प्रेमिकाओं के बैठने के कारण इसको मन मथाल्य कहा गया है, यानी कामदेव का घर कहा गया है। अब यहाँ से एक शब्द और आता है कामदेव से, इसको कामशर भी कहा गया है। कामशर, काम माने भी कामदेव होते हैं, और शर माने होता है बाण। तो काम देवता के बाण। अच्छा, इसको काम देवता के बाण क्यों कहा गया? देखिए, इसके नीचे प्रेमी प्रेमिका बैठे हैं, ऊपर से आम गिरा। तो जब इनके सर पर आम गिरता है ना, तो ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर क्या है, बाढ़ गिरा। किसका बाढ़ गिरा? कामदेव का बाढ़ गिरा, तो इसको कामशर भी कहा गया है। मैंने आपको बताया कि इससे सुगंध निकलती है बहुत अच्छी, तो सुगंध को कहते हैं सौरभ। इस कारण इसको अति सौरभ भी कहा गया है। अति सौरभ भी कहा गया है। तो इस तरह से याद रखेंगे इसको। मनमथालय यानी कामदेव का घर कहा गया है। क्यों? क्योंकि प्रेमी प्रेमिकाओं को इसकी छाव बहुत पसंद है, इसमें से सुगंध आती है। सुगंध आती है, इस कारण इसको अति सौरभ भी कहा गया है, यानी अत्यधिक सुगंध वाला कहा गया है। जब ऊपर से आम गिरता है इनकी खोपड़ी पर प्रेमी प्रेमिकाओं के, तो ये कहते हैं कि कामदेव ने बाढ़ मारा। यानी काम माने कामदेव, शर माने बाढ़, कामदेव के द्वारा बाढ़ मारा गया है। पिक बंधु, पिक माने कोयल, बंधु माने भाई या भ्राता होता है, लेकिन यहाँ पर कोयल का प्यारा कहा गया है। तो कोयल के लिए प्यारा कौन है? आम। सहकार, एक ये क्या होते हैं, साथ में रहकर काम कर लेते हैं। एक पेड़ पर कई गुणों के आम पाए जाते हैं। इसको अम्ब, आम्र, अमृत फल। जब अमृत फल कहा गया तो ये फलों में कैसा है? श्रेष्ठ है। सही है। इतने हमने आम के पर्यायवाची देखे। अगला है अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इसमें नहीं हमें बताना है। गोद, संख्या, नाटक का एक भाग, पृथ्वी, तो पृथ्वी नहीं है। और देखें, देखिए अंक के, तो इसको सर्ग भी कहा जाता है कि एक किताब में कितनी सर्ग है, सर्ग भी कहते हैं। पत्रिका का नंबर भी कहते हैं, भाई कौन से अंक की पत्रिका है, तो इसको पत्रिका का नंबर। ये भी इसका अनेकार्थी है, पत्रिका का अंबर। एक इंपोर्टेंट और है निशान या चिन्ह, इसको निशान या चिन्ह भी कहते हैं। तो अंक के अनेकार्थी में निशान, चिन्ह, सर्ग, पत्रिका का नंबर, गोद, संख्या, नाटक का एक भाग, ये सभी क्या है? अंक के अनेकार्थी शब्द हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और आपकी अगर कोई राय है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।